वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। मैं रजत नागपाल आज 14 जुलाई के करंट अफेयर लेकर आ गया हूं आपके सामने। हर करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ हम डिटेल में स्टैटिक जीके के जितने भी फैक्ट्स हो सके वो करेंगे रिवाइज, सो दैट हमें एग्जामिनेशन में हेल्प हो। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के थॉट के साथ। थॉट आपके सामने क्या लिखा है? लाइफ इज़ शॉर्ट, स्पेंड योर टाइम विद दोज हु अपलिफ्ट यू। यानी कि लाइफ एक बहुत ही छोटी और बहुत ही सुंदर गिफ्ट है, तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपको हमेशा मोटिवेट करें। ओके, तो इस थॉट के साथ शुरू करते हैं हम आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है गाइस, ध्यान बनाए रखें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन अ बुक कॉल्ड अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम की किताब किसने लिखी है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जो इसके लेखक हैं वो बड़े ही ज़्यादा फेमस हैं और उनकी अभी अभी 70th सालगिरह मनाई गई थी, इसलिए ये फेमस बनता है। तो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम की किताब किसने लिखी थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, रस्किन बॉन्ड। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया जो आपके सामने ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये किताब है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। बेसिकली इसमें है क्या, 16 साल से लेकर आज तक का उनकी ज़िंदगी का सफ़र, कि कैसे उन्होंने ये करियर चूज़ किया, क्या क्या उनके सामने मुसीबतें आई, कैसा स्ट्रगल रहा उनका, उस सब को इन्होंने इस बुक के अंदर डिफ़ाइन किया है। बुक का नाम अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, लेखक का नाम सी ऑप्शन, रस्किन बॉन्ड। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके अलावा बात करें तो ए ऑप्शन की, कल ही हमने पढ़ा था, जो दलाई लामा की ऑटोबायोग्राफी थी, उनके काफ़ी क्लोज पर्सन ने लिखी थी, जिनके लेखक थे तेंजिन गए टेथोंग, आपको याद होगा। दूसरा वी कृष्णा स्वामी, इन्होंने पीवी संधू के ऊपर किताब लिखी थी, वी कृष्णा स्वामी ने, ठीक है। और मोहम्मद अब्दुल मेनन के बड़ी फेमस किताब लिखी थी इन्होंने, तो ये आप सर्च कीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। तो ये था हमारा आज का पहला प्रश्न। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम की किताब रस्किन बॉन्ड जी ने लिखी है। बढ़ते हैं इसी के साथ आज के दूसरे प्रश्न पे फोकस बनाए रखें। बाय विच ईयर इंडियन रेलवे विल बिकम ग्रीन रेलवे टू रन ऑन 100% क्लीन एनर्जी। भारतीय रेलवे कब तक ग्रीन रेलवे बन जाएगा, यानी कि 100% क्लीन एनर्जी यूज़ करेगा। क्या पूछ रहा है बेसिकली कि कोई भी ट्रेन डीजल, पेट्रोल या कोल पे नहीं चलेगी, किस साल तक टोटली इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, विद्युतीकरण हो जाएगा उसका, सारी इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी, सोलर एनर्जी से चलेंगी, कोई भी पेट्रोल यूज़ नहीं होगा, डीजल यूज़ नहीं होगा, कोल यूज़ नहीं होगा। इसलिए 100% क्लीन एनर्जी भारतीय रेलवे में कब तक होने का टारगेट रखा गया है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, इंपॉर्टेंट बनता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही उत्तर क्या है? ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 2030 मतलब आज से 1 डिकेड बाद, 10 साल बाद ये टारगेट को अचीव किया जाएगा। हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने इसका घोषणा की है इसकी, तो ये आपको याद रखना है। ये था आज का हमारा सेकंड प्रश्न। लेट्स मूव टू अवर थर्ड क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको इसी क्वेश्चन से 1-2 फैक्ट्स और बताता हूँ कि अभी अभी भारत ने सबसे बड़ी अपने देश की मालगाड़ी निकाली है। उस मालगाड़ी का नाम क्या है? शेषनाग मालगाड़ी है। और वो क्या, उसकी लंबाई क्या है? उसकी लंबाई है 2.8 किलोमीटर्स। एक आपको ये रेलवे से चीज़ याद रखनी है। कल भी हमने रेलवे से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्या था कि जो हमारी ओवरहेड, जो सोलर पैनल के थ्रू ओवरहेड लाइंस होती हैं, ट्रेन के ऊपर जो बिजली की तारें होती हैं, उनको सीधा सोलर पैनल से लाइट दी जाएगी, ना कि सोलर पैनल से पहले बिजली घर और फिर उसके बाद वहाँ। तो ये कहाँ किया गया था? मध्य प्रदेश से स्टार्ट किया गया था, अगर आपको याद है। तो ऐसी चीज़ें अगर आप लिंक करके चलेंगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा एक आने वाले एग्जामिनेशंस में। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल स्टार्ट द रोको टोको कैंपेन। रोको टोको कैंपेन किस राज्य ने शुरू किया है? किस राज्य ने रोको टोको कैंपेन नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया है? अब नाम से ही आपको पता लग रहा है और पिक्चर से तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। ये बेसिकली क्या है, सड़क पर अगर आपको भी कोई दिख रहा है कि किसी ने मास्क नहीं डाला है, तो आपका फ़र्ज़ है उसको रोकना। और जितने भी पुलिस वाले देखेंगे वो उनको मास्क प्रोवाइड करवाएंगे, मास्क, और उनसे पेमेंट भी लेंगे। तो ये है रोको टोको कैंपेन बेसिकली, ठीक है। तो अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसे ही करना पड़ेगा भारत में, तो खास करके जहाँ लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं। तो कहाँ पे रोको टोको कैंपेन शुरू हुआ है? डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में। मास्क नहीं तो खैर नहीं, रोको टोको कैंपेन मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई है इसकी। अब मध्य प्रदेश में हुई है तो मध्य प्रदेश आपको पता है करंट अफेयर का फेमस राज्य है, बहुत सारी चीज़ें, इवेंट्स लॉन्च हुई हैं यहाँ पे। दोबारा से पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी दास टंडन। लेकिन
जब तक वो बीमार हैं। तो यूपी की गवर्नर एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं मध्य प्रदेश का। कौन है यूपी की गवर्नर? आनंदीबेन पटेल। और एमपी के हैं लालजी दास टंडन। बात करें तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कौन से राज्य का है? तो मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल, पेंच नेशनल पार्क, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। सबसे ज़्यादा टाइगर 2019-20 के सर्वे में कहाँ पाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। और मिशन आसपास यानी कि सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा मिशन आसपास प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया है? मध्य प्रदेश ने। इंतज़ार आपका, ये किसने स्टार्ट किया है? मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश से ये सारी चीज़ें आपको आई होप अब तक रट चुकी होंगी। नेशनल पार्क, डैम्स मैंने बहुत बार करवाए हैं, अब थोड़ा छोड़ दिया है, आप खुद रिवाइज़ किया कीजिए। हम टेस्ट में इसको, आपका टेस्ट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जोको टोको कैंपेन मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है। लेट्स मूव टू अवर गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ व्हेन वाज वर्ल्ड मलाला डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड मलाला डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? ये मलाला यूसुफजई आपके सामने तस्वीर में दिखाई दे रही हैं। ये पाकिस्तान की एक लड़की हैं और इनकी लाइफ भी काफ़ी स्ट्रगल भरी रही और काफ़ी कम उम्र में इन्होंने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बेसिकली 2012 में तालिबान ने इन पे हमला कर दिया था क्योंकि ये आप कह सकते हैं लड़कियों की पढ़ाई के लिए आवाज़ उठाती थी, पाकिस्तान में आंदोलन करती थी जगह जगह। तो तालिबान ने इन पर अटैक किया था, इनको काफ़ी गोलियाँ लगी थी और एक गोली इनको सर पर भी लगी थी, लेकिन फिर भी ये बच गई। इंग्लैंड में इनका इलाज हुआ और ये बच गई। और उसके बाद भी इन्होंने कंटिन्यू रखा आंदोलन कि लड़कियों की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इनको 2014 में नोबल प्राइज़ मिला, नोबल पीस प्राइज़। और तब ये 17 साल की थी। और आज भी यही रिकॉर्ड है कि सबसे कम उम्र की नोबल विजेता कौन है? मलाला यूसुफजई। तो ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके बर्थडे वाले दिन ही, इनके जन्मदिन वाले दिन ही हम वर्ल्ड मलाला डे सेलिब्रेट करते हैं। तो कब होता है इनका बर्थडे? बी ऑप्शन 12 जुलाई। 12 जुलाई को इनका बर्थडे मनाया जाता है। ये जो आई एम मलाला है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इनकी किताब है और इन्होंने ही लिखी है, मलाला यूसुफजई। ठीक है। तो आई एम मलाला नाम की किताब किसने लिखी है पूछें तो इन्होंने खुद लिखी है, ये भी याद रखना है। तो आई होप आपको इन वर्ल्ड मलाला डे से जुड़े सारे ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट वाले आपको याद हो गए होंगे। लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बोल रहा हूँ आप सुनोगे ना 2 दिन में भूल जाओगे। नोट डाउन करें, मैंने आपको पहले भी बताया, सारी स्कीम्स, सारी बुक्स एक एक जगह पेज पे नोट डाउन करें। नोट डाउन करने से आपकी नो डाउट थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा देर तक वो माइंड में रहेगा, स्टोर रहेगा, याद रहेगा। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ। 5th क्वेश्चन, इन विच कंट्री इंडिया हैज़ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर थ्रू एफडीआई? भारत किस देश में सबसे ज़्यादा एफडीआई करने वाला बन गया है, ये बताना है हमें। झंडे से आप क्लियरली बता पाएंगे, आई नो दैट। ये 2 झंडे हैं, एक हमारे भारत का है और दूसरा यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है। तो भारत दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। तो अब ये दूसरा सबसे बड़ा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो पहला कौन है? पहला यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ब्रिटेन में सबसे बड़ा निवेशक। ठीक है। और ये तो है कि इंग्लैंड में सबसे बड़ा निवेशक यूएसए, सेकंड सबसे बड़ा भारत। और भारत में एफडीआई के तहत सबसे बड़ा निवेशक कौन है, ये हमने पिछले हफ्ते या आई थिंक 10 दिन पहले ही पढ़ा है। अगर किसी को याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। भारत में है सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। भारत में सबसे ज़्यादा अधिक एफडीआई में निवेश करने वाला है सिंगापुर और ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा यूएसए, सेकंड नंबर पे भारत। ठीक है। तो अब ये मनी से रिलेटेड है, तो मनी से रिलेटेड मैं थोड़ा बता देता हूँ कि स्विस बैंक में मनी डिपॉजिट के तहत भारत का रैंक क्या है? 77। और पहले पे किसका है? ब्रिटेन का, अगर आपको याद है तो। और बात करें तो हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का फॉरेक्स रिज़र्व यानी कि फ़ॉरेन करेंसी का रिज़र्व $500 बिलियन के पार हो गया है और वो टॉप 5 फ़ॉरेन रिज़र्व के कंट्रीज़ में आ गया है। 5th नंबर पे वो आ गया है। $500 बिलियन, 500 अरब डॉलर से पार फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई होप आपको ये चीज़ें याद रहती होंगी। लेट्स मूव टू अवर 6th क्वेश्चन क्विकली। 6ठा क्वेश्चन है आपके सामने, हु वॉन द दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री इन 2020? दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री इन 2020 किसे मिला है? यहाँ पे आपका होमवर्क भी आ जाएगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी प्राइज़ मनी ये कब से देना शुरू हुआ, किस चीज़ में ये दिया जाता है, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत ईजी है। और मतलब दादा साहब फाल्के के बारे में आप गूगल कीजिए, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ से आप पढ़िए और मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। ये आपका होमवर्क है। थोड़ा आलस कम दिखाइएगा और प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आपको अच्छी चीज़ें ही पता लगेंगी और दूसरा
ये अवार्ड्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, कभी प्राइज़ मनी पूछ लेते हैं, टफ करना हो तो पहला विजेता कौन था पूछ लेते हैं, आखिरी विजेता कौन है, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हु वोन द दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री इन 2020, तो ये अरुणाचल प्रदेश से हैं, निर्माता प्रोड्यूसर अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इनका नाम है बी ऑप्शन कैजुंग डी थोंगडोक। क्या है? कैजुंग डी थोंगडोक। जो बाकी अवार्ड हैं ये भी जो बाकी नाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, डिस्कस करेंगे बाद में, बट पहले कैजुंग डी थोंगडोक को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए। कौन सी थी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री? ची लुपो। क्या थी? ची लुपो। ये है बेसिकली उस मूवी का नाम, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का नाम, CHILUPO। क्या था ये? बेसिकली हनी हंटर्स जो शहद निकालते हैं मधुमक्खियों के छत्तों से, उनके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी और डायरेक्टेड बाय कैजांग डी थोंगडोक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो ए ऑप्शन है सिद्धार्थ वरदराजन, इनको बेस्ट जर्नलिज्म का अवार्ड मिला था। सी ऑप्शन कृतिका पांडे, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज विनर जिन्होंने लिखी थी टी एंड स्नेक। जावेद अख्तर, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, फर्स्ट भारतीय, पहले इंडियन है जिनको जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो छठे प्रश्न से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। इसी के साथ मैं बढ़ रहा हूँ अपने 7वें प्रश्न पे। देखो गाइज, अगर मेरी स्पीड तेज़ लग रही हो आपको, आप दोबारा से देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऑप्शन में जाके स्पीड को वीडियो की स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो चलते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who became the second fastest all-rounder in Test cricket to score 4,000 runs and take 150 wickets? दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर जिन्होंने 4,000 रन भी पूरे कर लिए हैं और 150 विकेट्स भी ले रही हैं, वो कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने है, रविंद्र जडेजा, बेन स्टोक, गैरी सोबर्स या मुरलीधरन। तो इसका सही उत्तर है गाइस, सेकंड फास्टेस्ट इज बेन स्टोक्स। ये हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी और अभी इन्होंने जो कोरोना के कोविड-19 के बाद पहला मैच हुआ इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का, उसमें 6 विकेट्स भी ली। और आपको ये भी याद रखना है कि कोरोना के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला मैच जीतने वाली टीम कौन सी है? वेस्ट इंडीज़। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट मैच हुआ था और वेस्ट इंडीज़ ने उस मैच को जीत लिया है, तो वेस्ट इंडीज़। ये भी प्रश्न बन सकता है, तो आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा 4,000 रन और 150 विकेट सबसे क्विक लेने वाले ये दूसरे सबसे तेज़ ऑलराउंडर बन गए हैं। कितने मैच लिए इन्होंने लिए हैं गाइस 64 मैचेस। 64 मैचेस में इन्होंने 4,000 रन और 150 विकेट्स ली हैं। तो पहले पे कौन है? ये तो सेकंड फास्टेस्ट है। तो पहले पे हैं वेस्ट इंडीज़ के सी ऑप्शन गैरी सोबर्स। गैरी सोबर्स जो अब रिटायर हो चुके हैं वो थे, उन्होंने 4,000 रन और 150 विकेट सिर्फ 63 मैचेस में ली थी और बेन स्टोक्स ने ली हैं 64 मैचेस में। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन से भी बड़ी अच्छी डिटेल और फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। 8वें क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूँ। 8वें क्वेश्चन के बाद 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के और स्टैटिक भी समझ सकते हैं, वो आपके लिए होंगे। 8वां क्वेश्चन है, जोशन्ना चिनप्पा इज एसोसिएटेड विद विच गेम? सीधा ऐसा ही स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो खिलाड़ी हैं ये किस गेम से रिलेटेड हैं, किस गेम से एसोसिएटेड हैं। तो ये हैं ना बैडमिंटन से, ना बॉक्सिंग से, ना शूटिंग से, तो स्क्वैश इसका सही उत्तर है। मैंने क्यों ये आज क्वेश्चन डाला है? क्योंकि अभी जो इसकी परसों रैंकिंग आई है स्क्वैश की, वर्ल्ड रैंकिंग, उसमें ये 10वें नंबर पे टॉप 10 में ये आई हैं और 10th रैंक इनका ही है, जोशन्ना चिनप्पा का। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है करंट अफेयर के लिए। तो स्क्वैश गेम से ये एसोसिएटेड है, आपको याद रखना है। तो ये था 8th प्रश्न। मूव करते हैं हम अपने आज के 9th और 10th प्रश्न, जो आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन होगा। करंट अफेयर में भी ये चीज़ें रही हैं और स्टैटिक में भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ पोलैंड? ये क्वेश्चन डालने का एक ही मोटिव है, अभी 2 दिन पहले ही कल ही पोलैंड के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। आपको मुझे उनका नाम सर्च करके बताना है। और कैपिटल करेंसी, अगर आपने मेरी अभी तक वीडियो नहीं देखी है देख लेना, लेकिन कैपिटल और करेंसी आपको हर कंट्री की याद होनी चाहिए। 1 नंबर बैंकिंग में ये फ्री का होता है। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ पोलैंड? पता होना चाहिए आपको। कैपिटल क्या है पोलैंड की और करेंसी क्या है? नए राष्ट्रपति चुने गए हैं तो इसकी कैपिटल करेंसी इंपॉर्टेंट बनती है। और दूसरा, हु इज़ अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ IFSC अथॉरिटी? IFSC कोड अगर आपको पता है, आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब ज़्यादा ये बैंकिंग वगैरह चीज़ें करते हैं, आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं, तो अकाउंट नंबर के साथ साथ IFSC कोड चाहिए होता है। IFSC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। उसके पहले चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, अभी उनका नाम बताना है आपको, ठीक है। और IFSC के बारे में भी डिटेल में पढ़िएगा, हर ब्रांच का अलग IFSC कोड होता है, आपको याद होगा। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ पोलैंड? ये आपका पिछला क्वेश्चन है और ये दोनों होमवर्क के क्वेश्चन है। इसके अलावा एक काम मैंने आपको और दिया है,
आज मैंने कम काम और आपके लिए ज़्यादा काम लाया हूँ। वो काम क्या था आपके लिए? दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो गाइज़ ये था आज का सेशन हमारा रिकॉर्डेड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरा ये सोचना है कि आपको मंडे से सैटरडे तक रिकॉर्डेड सेशन दूँ करंट अफेयर की और संडे को लाइव लूँ। इसके अलावा स्टैटिक सीरीज़ मैं दोबारा से शुरू करने वाला हूँ, तो बता दीजिएगा उसके लिए कुछ भी सजेशंस हो, फीडबैक्स देने हो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के शुरू करें या सारे सब्जेक्ट्स का एक साथ ही MCQ करें। तो ये था आज का सेशन। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करवाया है अपने दोस्तों से या खुद नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।